हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छा टॉपिक साउंड के बारे में। आज मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको ये टॉपिक अगर ना समझ में आया हो क्लास में तो ये हमारे यूट्यूब चैनल पर वो देख लें। यूट्यूब चैनल का नाम जो है बायो टीचर सूरज है। इस पे आपको लगभग सारे सब्जेक्ट की जो है वीडियो मिलेंगी रिलेटेड टू साइंस, ठीक है। आप किसी भी क्लास के हैं, अगर कोई भी वीडियो चाहते हैं कमेंट करके आप बताएं, आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या आज का अपना टॉपिक। जो टॉपिक का नाम क्या है, साउंड, ठीक है। तो वेलकम टू माई क्लास, दिस इज़ सूरज, MSc जियोलॉजी, BEd एंड CTET क्वालिफाइड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर साउंड। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, साउंड के बारे में ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं साउंड चैप्टर को। ठीक, तो साउंड क्या होती है कि जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं, आप फील करते हैं, तो वो क्या रहती है, वो साउंड ही तो रहती है। द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इज एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड साउंड। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो क्या होता है, एक तरीके का एनर्जी होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। आपके सराउंडिंग में अलग अलग तरीके की साउंड होती हैं। कुछ साउंड तो आप लिविंग थिंग्स का देख सकते हैं, फील करते हैं, और कुछ नॉन लिविंग थिंग का साउंड आप लोग फील करते हैं। जैसे कि नॉन लिविंग क्या है, नॉन लिविंग में जैसे कि आप देखते होंगे कार, बसेस, ठीक है, और जो आपके यहाँ कुछ मशीन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये सब क्या कर रही हैं, ये भी क्या करती हैं, साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक, तो साउंड जो है लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग के द्वारा भी क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कुछ आप देखते होंगे कुछ साउंड को आप लोग क्या कर लेते हैं, आप लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपके दरवाजे पे कोई आपके परिचय का आदमी आया हुआ है, अगर वो बोलता है कि हाँ मैं हूँ, अपना वो नाम भी नहीं बताता है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करके अपना डोर ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो उसी साउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होती है, कैसे ये प्रोसेसेस होती हैं कि हम लोग समझ जाते हैं कि कौन बाहर आया है दरवाजे पे, या कोई अननोन साउंड है। ठीक, या कोई मान लीजिए कोई एनिमल है, तो उसके आप साउंड को पहचान लेते हैं कि कौन सा एनिमल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए यहाँ पे साउंड क्या है, साउंड इज एनर्जी which produces sensation of hearing into our ear। ठीक, अब साउंड क्या है भाई, साउंड इज़ ए एनर्जी। साउंड क्या है, साउंड ए एनर्जी है। ठीक है, साउंड जो है एनर्जी है, जो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है सेंसेशन। ठीक है, प्रोड्यूस सेंसेशन मतलब आप फील कर पा रहे होते हैं, हियरिंग इनटू आवर ईयर। ठीक है, अपने कान में आप कुछ सुन पा रहे होते हैं, वही क्या हो जाता है, साउंड हो जाता है। तो साउंड की डिफिनीशन यही है, आप लोग देख लीजिए, साउंड इज ए एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इनटू आवर ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप लोग, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा, साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने जब नेक पे, अपने गले पे, थ्रोट रीजन पे जब आप फिंगर रखेंगे, फिर आप जब बोलेंगे तो आवाज़ आपकी जो है थोड़ी पतली आएगी। ऐसे ही जब आप किसी ड्रम को पीट रहे होते हैं, ठीक है, तो उस ड्रम के ऊपर आप जब हाथ रख लेंगे तो वहाँ से आवाज़ नहीं आएगी, साउंड नहीं आएगी। ठीक, तो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड किससे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। चलिए आगे देखते हैं। द ऑसिलेटरी मोशन in which a body assume a new shape during its motion is called vibratory motion। ठीक, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन होता है जिसमें कोई बॉडी एज्यूम कर ले एक नए शेप को। ठीक, ड्यूरिंग इट्स मोशन, अपने मोशन के दौरान कोई अगर बॉडी है, ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है वहाँ पे, और नए शेप को एज्यूम कर लेती है, उसका नया शेप हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ठीक, अब इन वाइब्रेटरी मोशन, ठीक, वाइब्रेटरी मोशन में आखिर होता क्या है, ए पार्ट ऑफ द बॉडी ऑसिलेट्स कीपिंग दियर अदर पार्ट फिक्स। ठीक, अब ऑसिलेटरी मोशन में होता क्या है, या फिर वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं आप, उसमें होता क्या है, एक पार्ट जो होता है बॉडी का वो मूव करता है और दूसरा पार्ट क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट। अब देखिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट। मैंने अभी आपको बताया कि वाइब्रेशन होगा तभी क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक, इन अदर वर्ड
कह सकते हैं आप सोर्स साउंड ऑफ द बॉडी इज वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक, कोई भी बॉडी है अगर वो वाइब्रेट नहीं कर रही है तो वहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। चलिए अब हम लोग आप थोड़ा क्या समझ लेते हैं, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए मैं आपको ऑसिलेटरी मोशन समझाने जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, मैंने एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं बॉब कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पेंडुलम। पेंडुलम को एक जो है सरफेस से लटका दिया। ठीक है, अब ये कहाँ पे है, इसको आप ए मान के चलिए और यहाँ पे आप बी एक बनाइए, एक यहाँ पे सी बनाइए। तो ये ए वाला क्या है, ये मीन पोजीशन होता है। क्या होता है, मीन पोजीशन होता है। ठीक है, अब जो ये बी और सी लिखे हुए हैं ये क्या हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। क्या है भाई, एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक, जब आप जो है इस पेंडुलम को यहाँ से ए से लेकर आएंगे बी तक, ठीक, तो ये कहाँ पहुँच गया, एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुँच गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दूसरा एंड क्या है, फिक्स्ड है, और नीचे वाला दूसरा एंड क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक, तो इसको आप वाइब्रेटरी मोशन से भी रिलेट कर सकते हैं। तो आप जब बी तक ले आएंगे तो आपका जो ये बॉब था, जो पेंडुलम था, वो ए से बी की ओर आया। एक्सट्रीम पोजीशन से जब आप इसको छोड़ेंगे तो फिर से ये कहाँ जाएगा, ये फिर से जो है एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, यहाँ सी तक जाएगा। फिर ये सी से ये रिटर्न होकर के आएगा ए तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने इसको उठाया, बी तक ले गए, बी से ये ए तक आया, फिर ए से सी तक गया, फिर सी से वापस आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वन ऑसिलेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वन ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये था ऑसिलेटरी मोशन। इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन भी कहा जाता है। ठीक, या बैक एंड फोर्थ मोशन भी कह देते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। ठीक, व्हेन यू ब्लो अ विसल। ठीक, जब आप क्या करते हैं, किसी विसल में या किसी बांसुरी में क्या करते हैं, आवाज़ को भरते हैं। ठीक है, द वाइब्रेशन इन द एयर पार्टिकल्स प्रोड्यूस साउंड। ठीक, जब आप एयर को किसी विसल में भरते हैं, ब्लो करते हैं, तो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट होकर के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब उसके बाद दूसरा एग्जांपल, व्हेन वी स्पीक, जब हम लोग बोलते हैं, आवर ओकल कार्ड वाइब्रेट, हमारी जो ओकल कार्ड होती है वो क्या होती है, वो वाइब्रेट करती है टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक, ओकल कार्ड कहाँ पे होता है, ओकल कार्ड आपके विंड पाइप पे होता है। ठीक, ये आपकी विंड पाइप है, यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है, ओकल कार्ड मिल रहा है। ठीक, विंड पाइप के ऊपर जो है ओकल कार्ड आपका पाया जाता है। ठीक, तो देखिए व्हेन वी स्पीक आवर ओकल कार्ड वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द लैरिंग्स आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। ठीक, अब ये साउंड आखिर प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, लैरिंग्स में होता है, इसलिए ओकल कार्ड के ऊपर क्या पाया जाता है, सॉरी विंड पाइप के ऊपर ओकल कार्ड के ऊपर लैरिंग्स आपका पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स को आप लोग क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। व्हिच कैन बी फेल्ट बाय द प्लेसिंग योर हैंड इन द थ्रोट। अब इसको आप महसूस कैसे कर सकते हैं, क्या महसूस करेंगे आप, वाइब्रेशन को कैसे महसूस कर सकते हैं, अपनी एक फिंगर को अपने विंड पाइप पे रखिए, विंड पाइप के अपर पोर्शन पे रखिए, आपको फील होगा कि हाँ आपका विंड पाइप क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। ठीक, व्हेन अ वेल इज स्ट्रक इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। जब आप देखते हैं कि कोई मंदिर में आप जब जाते हैं तो कोई वेल लगा होता है। ठीक, वेल को आप क्या करते हैं, इसको स्टक करते हैं तो क्या होता है, वो वाइब्रेट होकर के साउंड को प्रोड्यूस करता है। चलिए फिर आगे देखते हैं, सोर्सेस ऑफ साउंड। ठीक, साउंड के आखिर क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं या क्या क्या सोर्सेस हैं। ठीक, टर्निंग फॉग। ठीक, टर्निंग फॉग जो है आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये भी क्या है, एक सोर्स है साउंड का। ठीक, टर्निंग फॉग जो है ये सोर्स है साउंड का। ठीक, अब जो टर्निंग फॉग होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लगभग यू शेप में उसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ठीक, ये आपका क्या हो जा रहा है, टर्निंग फॉग हो जा रहा है। इन दोनों पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों पोर्शन को हम लोग कहते हैं प्रॉन्ग्स। क्या कहेंगे, प्रॉन्ग्स कहेंगे, और इसको हम लोग कहते हैं स्टेम। ठीक है, ये आपका क्या है भाई, टर्निंग फॉर्क है। अब देखिए, टर्निंग फॉर्क इज यू शेप्ड मेटालिक पीस विथ अ स्टेम इन द मिडिल। ठीक, यहाँ पे मिडिल में क्या है, एक स्टेम पाया जाता है। द आर्म आर नोन एज प्रॉन्ग्स। इस आर्म्स को, ये देखिए, ये जो आपका स्टेम है, ठीक है, देखिए मेटेलिक पीस विथ अ स्टेम इन द मिडिल, बीच में आपका एक मेटेलिक पीस है और उसकी जो आर्म्स दो पाई गई उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉन्ग्स कहते हैं। दे आर सेट इनटू वाइब्रेशन व्हेन आइदर ऑफ द टू प्रॉन्ग्स इज स्ट्रक जेंटली ऑन ए रबर पैड
एंड साउंड इज प्रोड्यूस। ठीक, जब आप इसको क्या करेंगे, जब आप इसको किसी रबर पैड पे क्या करेंगे, स्ट्रक करेंगे, लड़ाएंगे, तो इससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दोनों प्रॉन्ग, जब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई रबर पैड है, आपने इन दोनों प्रॉन्ग को उठाया और इस स्टेम को पकड़ के आपने इससे जब स्ट्रक करवाया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा और क्या होगी, साउंड जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये आप जो है इसका डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, ये जब आपने रबर बैंड से इसको, रबर पैड से आपने इसको स्ट्रक करवाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन होकर के साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, बताओ कमेंट करके। स्ट्रम, इससे क्या कहते हैं, प्रॉन्ग्स कहते हैं। ठीक, इसको आप स्ट्रक किसे करवाएंगे, रबर पैड से करवाएंगे। अब उसके बाद देखिए कुछ जो और एग्जाम्पल हो जाते हैं साउंड जिससे प्रोड्यूस हो जा रहा है। आपका एग्जाम्पल हो जा रहा होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके डिफरेंट टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक विसल, फ्लूट एंड क्लैरिनेट व्हिच आर इन फॉर्म ऑफ पाइप व्हिच प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर ब्लोन इन देम। ठीक, अब ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे कि आपका विसल, बांसुरी जिसे कहते हैं, या फ्लूट। ठीक है, ये बांसुरी होता है, विसल जो होता है वो दूसरा होता है। ठीक है, तो विसल, फ्लूट और क्लैरिनेट जो होते हैं, इसमें जब आप क्या करेंगे, इसमें जब आप एयर को फिल करेंगे, ठीक है, जब आप एयर को फिल करेंगे तो ये क्या करेंगे, साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, आप इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग विंड इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, विंड इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं इसको। ठीक, क्यों, क्योंकि ये हवा भरेंगे आप इसमें, तभी ये क्या करेंगे, साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, थस द कॉलम ऑफ एयर इनसाइड देम वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसिंग साउंड। जो कॉलम होता है उनके अंदर, ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई बांसुरी है, आपने एयर फिल किया, तो इसमें जो कॉलम है वो एयर इनसाइड क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा और साउंड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका विंड इंस्ट्रूमेंट हो गया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट जो है इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए विंड वाले। ठीक, ये फ्लूट आपका दिखाया गया। ठीक है, ये आपका ओबियो है। ठीक है, ब्रास ओबियो है। क्लैरिनेट ये बना हुआ है, फिर ब्रास क्लैरिनेट हो गया, बाशून हो गया आपका। ठीक है, कॉन्ट्राबास क्लैरिनेट हो गया। ठीक, तो ये सब क्या थे, ये सब आपके विंड इंस्ट्रूमेंट थे, या विंड इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाले थे। अब देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक हारमोनियम। ठीक, जो हारमोनियम होता है एंड माउथ आर्गन contain metal reed and they produce sound when air is blown through them। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो आपका हारमोनियम हो जा रहा है एंड माउथ आर्गन। ठीक है, जो माउथ आर्गन कंटेन मेटल रीड्स, उसके जो माउथ आर्गन होते हैं उसमें मेटल की रीड लगी होती है, वो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जब एयर उनके अंदर ब्लो होता है। ठीक, तो हारमोनियम आप लोग देखते होंगे, उसके अंदर जब एयर जाता है, माउथ आर्गन में जो होती है मेटेलिक रीड लगी होती है। ठीक, हारमोनियम का डायग्राम जो होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक, उसमें आपने देखा होगा कि ये रीड लगी होती है, जब आप इसको ऊपर नीचे करते हैं तो उसमें एयर जाती है, तो वो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जो है उसके बाद देखते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, गिटार, पियानो, वायलिन हैव स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड ऑन देम। ठीक, ये सब क्या होते हैं, ये सब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। आपकी बुक में स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट लिखा होगा। ठीक, तो इसमें जो क्या लगी होती है, इसमें स्ट्रिंग लगी होती है। ठीक, इसमें क्या है, स्ट्रिंग लगी होती है। अब देखिए इन सितार एंड गिटार द स्ट्रिंग इज प्लग्ड। ठीक, इसमें स्ट्रिंग क्या की जाती है, प्लग की जाती है। इन पियानो स्ट्रिंग इज स्ट्रक। ठीक, इसमें देखिए सितार और गिटार में स्ट्रिंग को क्या करेंगे, प्लग करेंगे, और पियानो में क्या करेंगे, स्ट्रक करेंगे। ठीक, यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे उसे स्ट्रक करेंगे, उसे लड़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए इन अ वायलिन, वायलिन में क्या होता है, या बो इज ड्रॉन अक्रॉस द स्ट्रिंग। ठीक है, बो इज ड्रॉन अक्रॉस द स्ट्रिंग टू मेक द स्ट्रिंग वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। फिर उसके बाद इन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्रम, अब बात आती है आपकी ड्रम पे। ड्रम को आप कहते हैं परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है किसको, ड्रम वगैरह को। ठीक, ड्रम वगैरह को क्या कहते हैं भाई, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं आप। ठीक, तो देखिए इन इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम, तबला, ढोलक etc लेदर मेम्ब्रेन इज मेड टू वाइब्रेट बाय स्ट्राइकिंग विथ हैमर
ओवर विथ हैंड। ठीक, यहाँ पे हैमर की जगह पे आप कुछ अलग दूसरा भी चीज़ यूज कर सकते हैं। ठीक है, या रॉड लाइक स्ट्रक्चर से आप क्या करेंगे, करेंगे। ठीक है, स्ट्रक करेंगे रबर से या फिर स्क्रैप्ड हैंड से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हैंड भी लिखा हुआ है। सो एज टू प्रोड्यूस साउंड, तो ये क्या करेंगे, साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। मान लीजिए कि कोई आपका ड्रम है तो उसके ऊपर आपने क्या किया, स्ट्रक किया हैंड से, तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, अब उसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक, ये सब आपके लगभग परकशन इंस्ट्रूमेंट वाले में आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, साउंड को प्रोड्यूस कब करेंगे, जब आप इन पे क्या करोगे, स्ट्रक करोगे। ठीक, फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट थे उसमें जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम बने हुए हैं। आप लोग अपनी बुक से भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। ठीक, अब उसके आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी क्या करते हैं भाई, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अभी आपने कुछ जाना था थोड़ा सा इसके बारे में, अब थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन आवर वोकल वाइब्रेट। ठीक, जब हमारी वोकल कॉर्ड क्या होती है, वाइब्रेट करती है, ऑन ब्लोइंग एयर थ्रू देम बाय आवर लंग्स। हमारा लंग्स क्या कर रहा है, देखिए हमारा लंग्स क्या करता है, एयर को फिल कर देता है, किसमें, आपकी वोकल कॉर्ड में जो है एयर को फिल कर देता है ये। ठीक, वोकल कॉर्ड में क्या करेगा, एयर को नीचे से पुश करके फिल कर देगा, तो ये क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी और फिर साउंड को प्रोड्यूस करेंगी। ठीक, अब आवर थ्रोट हैज़ लैरिंग्स। अब ये आपका लंग्स ने क्या किया, वोकल कॉर्ड में एयर को फिल किया, तो ये वोकल कॉर्ड कहाँ था भाई, वोकल कॉर्ड आपका लैरिंग्स को ही वोकल कॉर्ड कह सकते हैं, लैरिंग्स के वोकल कॉर्ड के ऊपर लैरिंग्स पाया जाता है। ठीक, अब देखिए आवर थ्रोट हैज़ लैरिंग्स। हमारी थ्रोट मतलब गले में, हमारे गले में क्या होता है भाई, लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स का आप दूसरा नाम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक, हमारे गले में क्या है, वॉइस बॉक्स है। ठीक, वॉइस बॉक्स, इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोड्यूस वॉइस। ये ऐसा डिज़ाइन ही किया गया है कि ये साउंड को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, फिर इट इज़ ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। अब बात किसकी हो रही है, आपकी वॉइस बॉक्स की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या है, ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हैं विथ वॉल्स ऑफ टफ टिश्यू। ठीक, इनकी वो जो वाल होती हैं वो टफ टिश्यू की बनी होती हैं। इनसाइड टू फोल्ड ऑफ टिश्यू देयर इज ए गैप, दे आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड। ठीक, यहाँ पे जो गैप होती हैं, ठीक है, आप अपनी बुक में जब डायग्राम देखेंगे वोकल कॉर्ड व्हेन क्लोज्ड वाला डायग्राम या वोकल कॉर्ड व्हेन ओपन, ठीक, तो वहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, दो फोल्ड टिश्यू के दिख जाएंगे, वहाँ पे आपको गैप दिखेगा और उसी को आप लोग क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड कहते हैं। ठीक, फिर व्हेन वी ब्रीथ द वोकल कॉर्ड बिकम लूज एंड द गैप बिटवीन देम इंक्रीजेज। ठीक, जब आप लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, आपने सांस लिया तो क्या होगा, वोकल कॉर्ड जो होता है वो लगभग ओपन हो जाता है, ओपन ना होगा तो आप क्या कहेंगे, लूज हो जाता है। ठीक, वोकल कॉर्ड क्या हो जाता है आपका, लूज हो जाता है। ठीक, ये ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिखेगा। ठीक, तो ये आपका वोकल कॉर्ड हो जाता है। ठीक, फिर उसके ऊपर आपका जो है एपिग्लॉटिक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वोकल कॉर्ड क्या होगा, लूज हो जाएगा, जिससे एयर जो होती है आसानी से पास हो जाती है। ठीक, व्हेन वी टॉक, ठीक, जब आप लोग बात करते हैं तो क्या होता है, साउट या फिर सिंग, आवर कॉर्ड बिकम टाइट एंड हेंस दे वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। जब हम लोग बोलते हैं या फिर चिल्लाते हैं या फिर गाना गाते हैं तो जो कार्ड्स होती हैं, जो आपकी वोकल कार्ड थी, ठीक है, वो वोकल कार्ड क्या होती हैं, वो टाइट हो जाती हैं और वाइब्रेट करती हैं, फिर वो क्या करेंगी, साउंड को प्रोड्यूस करेंगी। ठीक, अब आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। ठीक, आपका यहाँ पे वोकल कार्ड है, देखिए ये जो दो लेयर पाई जा रही हैं, दो अभी आपने देखा था थिक टिश्यू का मेम्ब्रेन पाया जा रहा था, वही है वोकल कॉर्ड का टू मेम्ब्रेन। यहाँ पे अभी जो डायग्राम बनाए थे एपिग्लॉटिक्स, ये क्या होती हैं, ये जब आप ब्रीथ करते हैं तो ये लूज हो जाती हैं एयर पास करने के लिए, और आपके लंग्स से जो होती है एयर पास यहीं पे होती है। ठीक, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, आपका जो ट्रैकिया होता है विंड पाइप। ठीक, विंड पाइप, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ओइसोफेगस लगा हुआ है। तो ये जो एपिग्लॉटिक्स होता है इसका बहुत ही अच्छा रोल हो जाता है। ये क्या करता है, ये डोर के जैसा काम करता है, ये दरवाजे के जैसा काम करता है। जब आप जो होता है सांस लेते हैं तो ये भाई सांस लेते हैं तो आप ये ओइसोफेगस को बंद कर देने का काम करता है, और जब आप सांस नहीं लेते हो, जब आप खाना खा रहे होते हो तो ये ओइसोफेगस, ये विंड पाइप को आपके बंद करने का काम कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ट्रैकिया के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, लैरिंग्स मिल रहा है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, और उसी लैरिंग्स के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा भाई,
आपको वोकल कार्ड मिल जाएगी। वोकल कार्ड का डायग्राम आप देख सकते हैं, उसी के ऊपर आपका क्या है, एपिग्लॉटिक्स है। ठीक, तो ये एपिग्लॉटिक्स क्या होते हैं, जब क्लोज हो जाते हैं तो ये चिपक जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप लोग बोलते वगैरह हो तो ये और टाइट हो जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आवाज़ जो होती है निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन होता है। जब ये लूज रहेंगे तो वाइब्रेशन वहाँ पे हो नहीं पाएगा। फिर उसके बाद देख सकते हैं ये दूसरा डायग्राम आपका, ये भी वोकल कार्ड का ही डायग्राम दिखाया गया। फिर आप देखिए की पॉइंट में आप आएंगे तो कुछ जो एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फ्रॉग ईटीसी आल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ दियर वोकल कार्ड। इनमें भी क्या होता है, एनिमल्स में, जैसे कि बर्ड्स जो हैं, फ्रॉग्स हैं, ये भी क्या करते हैं, साउंड को ये भी प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, वोकल कार्ड में वाइब्रेशन होता है, इनके पास भी क्या है, वोकल कार्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, वोकल कार्ड जो होता है आपका बर्ड्स में भी मिलता है, फ्रॉग्स में भी मिलता है, बट बीज डू नॉट हैव द वोकल कार्ड, वोकल बॉक्सेस या फिर वोकल कार्ड कह सकते हैं, या फिर वॉइस बॉक्स। लेकिन जो वीज होती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, उनके पास ये नहीं होता है। दे प्रोड्यूस साउंड बाय मूविंग दियर विंग्स। ठीक, ये क्या होता है कि ये साउंड को प्रोड्यूस कैसे करती हैं, ये अपनी विंग्स को मूव करके साउंड को प्रोड्यूस करती हैं, अप एंड डाउन वेरी फास्ट। ये जो मक्खी होती है, मक्खी के पास क्या होता है भाई, इसके पास वोकल कार्ड नहीं होता है, तो ये अपनी विंग्स को ऊपर नीचे करके क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है, कोई भी मक्खी हो तो। फिर उसके बाद देखिए, साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ठीक, साउंड जो होता है एक मीडियम को उसे चाहिए, प्रोपेगेशन का मतलब आप कह सकते हैं ट्रैवल करने के लिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। ठीक, अब साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है भाई, वैक्यूम आप कोई जार ले लीजिए, ठीक है, उस जार में से आप मशीन लगा के, वैक्यूम मशीन लगा के क्या करेंगे, वहाँ से एयर मॉलिक्यूल्स को जब आप निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम का मतलब वहाँ पे एयर जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल ना पाए जाएं। तो अगर यही लिखा हुआ है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड जो होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, दैट इज़ ट्रेवलिंग फ्राम वन पॉइंट टू अनदर। अब साउंड आप बोल रहे हैं यहाँ पे और यहाँ तक साउंड आपकी जा रही है, आपकी मम्मी यहाँ पे खड़ी हैं और आपको बुला रही हैं, आप सड़क पे हैं तो उनकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचती है, तो ये ट्रेवल होकर के तो आ रही है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो रहा है, साउंड जो होता है वो ट्रेवल हो रहा है। तो साउंड को ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए भाई, एक मीडियम चाहिए। ठीक, इन मून और इन स्पेस देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर। अब देखिए जो मून है, ठीक, या फिर आप बात करेंगे स्पेस की, ठीक, अंतरिक्ष में जो क्या है, अंतरिक्ष में जो है क्या नहीं पाया जाता है, अंतरिक्ष में जो है एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता, तो इसलिए वहाँ पे टू पर्सन कैन नॉट हियर ईच अदर, तो दो आदमी जो हैं वो एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मीडियम ही नहीं है। ठीक है, वॉइस कैसे जो है प्रोपेगेट करेगी, मीन्स ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे आप लोग प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड ट्रेवल इन ईयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो साउंड होती है बेटा, वो जो साउंड होती है एयर में जब ट्रेवल करती है तो किसके फॉर्म में, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, फिर उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाया गया, इसको थोड़ा आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रेस्ट पोजीशन, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इनटू वेव। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बना हुआ है, मान लीजिए आपका कोई एक साउंड जो है प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक, तो साउंड जो है अपने मीन पोजीशन से, यहाँ से देखिए मीन पोजीशन इसे कहेंगे, अभी जो आपको ऑसिलेटरी मोशन वाला दिखाए थे वही आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीन पोजीशन वाला आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद जो नीचे ट्रेवल करेंगे उसको भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है सी लिखा हुआ है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है। ठीक, तो सी का मतलब हो जाएगा कंप्रेशन। ठीक, सी का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेशन हो जाएगा, क्या होगा, कंप्रेशन हो जाएगा। और आर का मतलब हो जाएगा भाई रिफ्लेक्शन। ठीक है, सॉरी रेयर फैक्शन हो जाएगा, रेयर फैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेयर फैक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर साउंड की जो वाइब्रेशन होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं रहती हैं, और जहाँ पे कंप्रेशन होता है वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में कंप्रेस हो जाएंगी, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी जब वेवलेंथ क्या हो रही है, अपने मेन पोजीशन से ट्रेवल कर रही है, आपको अब जो है समझना है वो यहाँ पे आपको समझना है वेवलेंथ। ठीक,
क्या समझना है आपको, वेवलेंथ समझना है, ठीक। तो वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस देख पा रहे हैं, ये क्या थी, ये आपकी मीन पोजीशन में थी, ठीक है। जो साउंड की वेव थी वो मीन पोजीशन में थी। अब यहाँ पे अभी आपने देखा था क्या था भाई, कंप्रेशन था जिसे हम लोग सी से डिनोट कर रहे थे, और यहाँ पे रेयर फैक्शन था जिसे हम लोग आर से डिनोट कर रहे थे। तो यहाँ पे अभी आपको बताया गया कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं, ठीक। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट यहाँ से स्टार्टिंग में, मतलब एक, जब ये आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम एक दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और इसके जो है एक साइकिल इसकी पूरी हो गई, तो इसी को आप क्या कहेंगे, एक साइकिल को आप क्या कह सकते हैं, इसको वेवलेंथ कह सकते हैं, ठीक है। एक साइकिल को क्या कह सकते हैं आप, वेवलेंथ कह सकते हैं। लेकिन आपके बुक में जिस तरीके से समझाया गया उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, इसी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि वेवलेंथ इज डिनोटेड बाई लैम्डा, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, किससे, लैम्डा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको डिनोट करने के लिए क्या चाहिए भाई, लैम्डा, इसे हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका वेवलेंथ होता है, ठीक है, वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, लेकिन हम लोग इसको रिप्रेजेंट किससे कहते हैं भाई, इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, आपका दूसरा आता है एम्पलीट्यूड, ठीक। एम्पलीट्यूड जो होता है वो मीन पोजीशन से हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट हो जाए मीडियम पार्टिकल्स का, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड का भी क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब अगर हम लोग अभी दूसरे वाला डायग्राम से समझेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ से होकर के यहाँ पे हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, हाईएस्ट एक्सट्रीम पोजीशन तक हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, तो उसी को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड को हम लोग जो है, इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है भाई, मीटर होता है, ठीक। एम्पलीट्यूड का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट होती है जो एम्पलीट्यूड के लिए, वो क्या होती है, वो एंगस्ट्रॉन होती है। क्या होती है, एंगस्ट्रॉन होती है। और एंगस्ट्रॉन का जो मतलब होता है, उसका मतलब एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर, ठीक। एक एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है। फिर उसके बाद आते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन वेवलेंथ। अब देखिए वेवलेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल भी इसे आप कह सकते हैं। एक साइकिल कंप्लीट करने में को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ कह सकते हैं। व्हेन वेव या वाइब्रेशन या फिर वेव फॉर्म कंप्लीट वन साइकिल, देखिए यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, एक ऊपर और एक नीचे, एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया, तो वही आपका क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। फिर जब आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन वेवलेंथ। अब वही वन वेवलेंथ को पूरा करने के लिए जितना टाइम लिया गया है, ठीक है, जितना टाइम लिया गया है एक वेवलेंथ को पूरा करने के लिए, वही क्या हो जाता है, आपका टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई, टी से डिनोट करते हैं, सिंबल इसका टी हो जाता है टाइम पीरियड का। और इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। फिर आपकी बात आती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात आती है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साउंड वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन द मीडियम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब दूसरे तरीके से आप समझिए कि मान लीजिए कि ये जो दूसरा वाला डायग्राम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड आप कह सकते हैं कि एक आपका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, यही क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ साइकिल कब कंप्लीट हो जाए, 1 सेकंड में जो कंप्लीट कर ले उसी को क्या कहेंगे आप, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक। अब फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है आपका 1/टाइम पीरियड, ठीक है, 1/टाइम पीरियड हो जाती है, ठीक, टाइम पीरियड, ठीक है। अब अगर देखा जाए कि फ्रीक्वेंसी अगर कोई निकालने को कहे तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन देखेंगे आप, नंबर ऑफ ऑसिलेशन देखेंगे कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, साइकिल पूरा कर रहा है, ठीक, नंबर ऑफ ऑसिलेशन देखेंगे और टाइम टेकन देखेंगे। मान लीजिए दिया गया है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो होता है 40 है और टाइम दिया गया है
4 सेकंड दिया गया है। तो आपको फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो आप क्या करेंगे 40/4 कर देंगे, आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 10। अब फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखने के लिए क्या करते हैं हर्ट्ज यूज़ करते हैं। क्या करते हैं भाई हर्ट्ज यूज़ करते हैं। ठीक, हर्ट्ज जो होता है एक साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। HZ से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और लिखते कैसे हैं HERTZ। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिखाया गया, यहाँ पे पीरियड दिखाया गया, टाइम पीरियड। ठीक, देखिए नंबर ऑफ साइकिल जो होता है कंप्लीट हो रहा है उसी को क्या कह देंगे टाइम पीरियड कह देंगे। ठीक, फिर उसके बाद टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या करते हैं सेकंड। फिर की पॉइंट फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड, वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक, अब अगर आपको वेलोसिटी पता करनी, वेलोसिटी का मतलब हो जाता है भाई स्पीड भी हो जाता है। ठीक, वेलोसिटी आपको अगर पता करनी है तो फ्रीक्वेंसी गुणे क्या हो जाएगा वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी भाई वेलोसिटी निकल आएगी। इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इफ़ देयर आर मोर नंबर ऑफ वेव्स इन सेम डिस्टेंस देन द वेवलेंथ इज लेस। ठीक, अब देखिए क्या ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो था, ठीक, जो अभी आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा उसमें क्या बताया जा रहा है कि इफ़ देयर आर नंबर ऑफ वेव इफ़ देयर आर मोर नंबर ऑफ वेव, ठीक है, कई सारी वेव हैं इन सेम डिस्टेंस देन द वेवलेंथ इज लेस। ठीक, तो वेवलेंथ क्या होगी लेस होगी। कई सारी वेव अगर रहेंगे तो वेवलेंथ क्या होगी लेस होगी। ठीक, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इफ़ देयर आर मोर नंबर ऑफ वेव्स इन सेम टाइम देन टाइम पीरियड विल बी लेस। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मोर वेव आ जाएं, ठीक, मोर वेव आ जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वेव अगर ज़्यादा हैं एक ही डिस्टेंस में तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप देखेंगे कि अगर ज़्यादा नंबर में वेव हैं सेम टाइम में तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। दैट इज़ फ्रीक्वेंसी विल बी मोर। और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी मोर हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जो फ्रीक्वेंसी क्या है भाई नंबर ऑफ साइकिल है, नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, कंप्लीट्स इन 1 सेकेंड। ठीक, अब उसके बाद देखिए की पॉइंट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। ठीक, वन वाइब्रेशन का कैसे डिफाइन करेंगे टू एंड फ्रो मोशन, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, विच कॉन्स्टिट्यूट वन फुल वेव इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। ठीक, या वन ऑसिलेशन भी कहेंगे आप। फिर वेवलेंथ क्या है द लेंथ ऑफ वेव करेस्पॉन्डिंग टू वन वाइब्रेशन नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है मीटर है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे इसी का क्या है एम्पलीट्यूड हो गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अ वेव फ्रॉम द either side of the mean position is known as amplitude. The SI unit of amplitude is meter. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं डिफरेंशियल के लिए। टाइम पीरियड टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ठीक है, इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। ठीक, इसी को क्या कहेंगे टाइम पीरियड कहेंगे। एक वाइब्रेशन देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ नीचे से आया फिर यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है एक टाइम पीरियड एक वेव जो है कंप्लीट कर रहा है। अब एसआई यूनिट क्या है टाइम पीरियड की सेकंड है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये देखिए वाइब्रेशन एक वाइब्रेशन हुआ, दो वाइब्रेशन हुआ, तीन वाइब्रेशन हुआ, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स ऑफ साउंड वेव इन 1 सेकेंड इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। इसका आप लोग क्या ले सकते हैं भाई, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिफिनीशन के लिए। शार्ट में डिफिनीशन है, बहुत ही अच्छा डिफिनीशन है। आगे बढ़ते हैं की पॉइंट पे फिर दोबारा आएंगे तो देखेंगे क्या है amplitude of vibration of a body gradually decreases due to the friction of air and ultimately die out। अब देखिए एम्पलीट्यूड जो था अभी आप देख रहे थे हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट को ही क्या कहा गया था, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी ग्रेजुअली डिक्रीज, यहाँ पे आवाज़ पहले आप बोले यहाँ से आवाज़ तो पास में जो है उसको तेज़ सुनाई देगी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड तेज़ है, फिर धीरे 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 क्या होगी एम्पलीट्यूड घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पे उसको आवाज़ बहुत स्लो सुनाई देगी, फिर और जो ज़्यादा डिस्टेंस पे है वो आवाज़ सुन ही नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है साउंड डाई हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या है एयर है, उसकी फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इंडिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड। ठीक, अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, ये डिपेंडेंट किस पे है एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट है, बट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड। ठीक, अब देखिए बट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स प्रोड्यूसिंग साउंड, जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो इंडिपेंडेंट है
किस पे, एम्पलीट्यूड पे, लेकिन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स प्रोड्यूसिंग साउंड। जितना फ्रीक्वेंसी है भाई, एम्पलीट्यूड जितना फ्रीक्वेंसी ही उतनी, ठीक, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, तो उतना ही क्या करेंगे, साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए ऑडिबल साउंड क्या होती है, ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक। वी कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्राम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। आप 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वी कैन नॉट हियर साउंड बिलो। अब 20 से जैसे ही कम जाओगे नहीं सुन पाएंगे, 20 से आप ज़्यादा जाओगे नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। फिर द रेंज फ्रीक्वेंसी फ्राम 20 टू 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ईयर, ठीक। अब कोई कहे ह्यूमन बीइंग कितना हर्ट्ज का साउंड सुन सकता है, 20 से लेकर के 20,000 तक, कितना, 20,000 तक। अगर 20 से कम नहीं सुन पाएगा, 20 से ज़्यादा नहीं सुन पाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती हैं, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, जो आपके लिए क्या थी, ऑडिबल नहीं थी। अगर 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज की साउंड है तो उसको क्या कहेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड कहेंगे। वी कैन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, हमारी कान उसको नहीं सुन पाती हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को। सम एनिमल लाइक डॉग, बैट, मंकी, डियर, लियोपार्ड कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। डॉग कैन हियर साउंड अप टू 50,000 हर्ट्ज। देखिए यहाँ पे कुछ एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग, बैट और मंकीज़ क्या कर रही हैं, डियर, लियोपार्ड, ये अल्ट्रासोनिक साउंड को हियर कर सकते हैं। मतलब 20,000 से ज़्यादा अगर हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी है, तो उसको सुन लेंगे। डॉग जो होता है वो 50,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। बैट कैन हियर साउंड अप टू 1 लाख हर्ट्ज, ठीक है। जो बैट्स, चमगादड़ जो होती हैं, ठीक है, चमगादड़ जो होती है भाई, चमगादड़, ठीक है, ये कितने हर्ट्ज के साउंड को सुन सकती है, ये 1 लाख हर्ट्ज के साउंड को सुन सकती है, ठीक। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए इंफ्रासोनिक साउंड, जो 20 से कम होंगे, 20 से कम होंगे, 20 क्या फ्रीक्वेंसी जिसकी हो 20 हर्ट्ज से वो कम होंगे, उसे क्या कहेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे। वी कैन नॉट हियर इंफ्रासोनिक साउंड। फॉर एग्जांपल द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक मेक्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन इज 0.5 हर्ट्ज, हैंस वी कैन नॉट हियर इट। इसलिए आप उसको सुन नहीं पाते हैं। किसको, जो पेंडुलम होता है घड़ी में, उसके मूवमेंट को, ये जो पेंडुलम लगा होता है यहाँ से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। करेक्टरिस्टिक्स आप साउंड पे आते हैं। तो साउंड की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा, वी हैव द फॉलोइंग 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। पहला है लाउडनेस, दूसरा है पिच। और अभी जो आपने देखा था एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, वो किसका करेक्टरिस्टिक था, वो वाइब्रेशन का था। किसका था, वाइब्रेशन का था। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर साउंड को समझना है तो सबसे पहले आपको वाइब्रेशन के करेक्टरिस्टिक को समझना होगा। अब लाउडनेस पे आते हैं, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग साउंड। जो लाउडनेस होता है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। जो साउंड प्रोड्यूस करने वाली बॉडी है उसका एम्पलीट्यूड कैसा है, उसी के ऊपर लाउडनेस डिपेंड करेगा। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड। अगर एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड क्या है, ग्रेटर है, हाईएस्ट मीन एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है, तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। द लाउडनेस आल्सो डिपेंड ऑन एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि किस एरिया में जो है कोई क्या कर रहा है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। एरिया एकदम सुबह सुबह की बात है, आवाज़ दूर तक जाएगी। एकदम मिडनाइट की बात है, आवाज़ दूर तक जाएगी। दोपहर की बात है, आवाज़ कम दूरी तक जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाते हैं, साउंड पॉल्यूशन ज़्यादा रहते हैं, इसलिए नहीं सुनाई देगा, ठीक। ग्रेटर द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी लाउडर द साउंड प्रोड्यूस। अब ये दूसरे एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। ग्रेटर द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एरिया क्या है, मान लीजिए छोटा सा माइक था, कम दूरी तक आवाज़ गई। बड़ा सा आपने माइक रख दिया, ज़्यादा दूरी तक जाएगी। ग्रेटर द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ज़्यादा है तो लाउडर द साउंड प्रोड्यूस। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड व्हिच डिस्टिंग्विश अ लाउड साउंड फ्रॉम ए फीबल साउंड, ठीक है। एक फीबल साउंड से जो होता है लाउड साउंड को डिफ्रेंशिएट करने का काम कर रहा है, लाउडनेस कर रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्ट साउंड है स्मॉल एम्पलीट्यूड, लाउडर साउंड है लार्ज एम्पलीट्यूड, ठीक। ये देखिए छोटे छोटे एम्पलीट्यूड है, छोटी छोटी एम्पलीट्यूड है, क्या हो जाएंगी, ये सॉफ्ट साउंड हो जाएंगी। बड़ी एम्पलीट्यूड है, क्या हो जा रही है, लाउड साउंड हो जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए पिच। पिच क्या होता है, पिच आप ए साउंड डिपेंड ऑन द इट्स फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकंड बाय द बॉडी, ये आप जानते हैं। तो पिच किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अ साउंड ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी इज सेड
टू हैव हायर पिच वाइल अ साउंड ऑफ लो फ्रिक्वेंसी सेड टू बी लो पिच। ठीक है, अगर नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी हो गई, तो इसका मतलब क्या है, हाई पिच्ड साउंड है। ठीक है, ठीक है, क्या है, हाई पिच्ड साउंड इसे बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, हाई पिच्ड साउंड बोलेंगे। ठीक, हाई पिच्ड साउंड बोलेंगे। अब नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कम है तो ये लो पिच्ड साउंड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हायर द पिच स्रिलर द साउंड। अब देखिए पिच अगर ज़्यादा है, हाई पिच्ड है, मतलब कि नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हैं तो साउंड कैसी है, श्रिल है, मतलब मधुर आवाज़ है। कैसी है, मधुर आवाज़ है। लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो लाउड हो जाएंगे। बट इफ़ द पिच इज़ लो द साउंड फ्लैट एंड ग्रैब। अब एम्पलीट्यूड जो होता है वो लो है भाई, देखिए फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, साउंड कैसी है, श्रिल है। अगर एम्पलीट्यूड लो, एम्पलीट्यूड क्या है, लो है, ठीक है, तो साउंड कैसी हो जाएगी, फ्लैट एंड ग्रैब हो जाएगी। द वॉइस ऑफ ए गर्ल इज श्रिल देन दैट ऑफ बॉय। देखिए जो लड़कियों की आवाज़ होती है वो अच्छी होती है, पतली होती है, ठीक है, किससे, बॉयज़ से, किससे, बॉयज़ से। ठीक है, बिकॉज द वॉइस ऑफ अ गर्ल, बिकॉज क्या हो रहा है, बिकॉज द वॉइस ऑफ द गर्ल इज़ ऑफ द हायर पिच, वहाँ पे पिच ज़्यादा है, पिच ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वहाँ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज़ श्रिलर देन दैट ऑफ एन एडल्ट। ऐसे ही जो बच्चे होते हैं उनकी भी वॉइस क्या होती है, श्रिल होती है, मधुर होती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। पिच इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड व्हिच डिस्टिंग्विश अ श्रिल साउंड फ्रॉम ए फ्लैट वर ग्रैब साउंड। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आपको समझना है कि पिच क्या होती है, डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ वेवलेंथ कंप्लीट इन 1 सेकंड। ठीक, अब अगर हाई पिच है, ठीक है, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसे बोलेंगे आप हाई पिच। क्या बोलेंगे, हाई पिच। हाई पिच है तो साउंड कैसा, मधुर होगा। ठीक, अब अगर लो पिच है तो साउंड कैसा, लाउड होगा, मतलब ग्रैब आवाज़ आएगी, बहुत अच्छी आवाज़ नहीं आएगी। तो लड़कियों की क्या होती है, हाई पिच्ड होती है। ठीक, यहाँ पे देखिए लो पिच, यहाँ पे हाई पिच। हाई पिच देखिए ये हाई पिच में नंबर ऑफ क्या है, वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पे वेवलेंथ कम है यहाँ पे वेवलेंथ कम है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हाई पिच है तो कैसे साउंड आएगी, श्रिल आएगी। ठीक, यहाँ पे कैसी आएगी, ग्रैब आएगी, या फिर फ्लैट आ जाएगी, या फिर लाउड कह सकते हो। देखिए 1 मिलीसेकंड ड्यूरेशन में बात की गई लो पिच साउंड, और यहाँ पे हाई पिच साउंड। ठीक है, 1 मिलीसेकंड की बात हो रही है। फिर उसके आगे आप आएंगे, देखेंगे यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड दिखाया गया, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड दिखाया गया। एम्पलीट्यूड जो होता है ये देख लीजिए आप, यहाँ पे लो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे हाई एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड ग्रेटर लाउडनेस, हायर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर पिचनेस। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो साउंड कैसी है, लाउड है। हाई फ्रीक्वेंसी है तो साउंड कैसी है, ग्रेटर पिच्ड साउंड हो जाएगी। तो हाई पिच साउंड हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, श्रिल साउंड कहेंगे। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है। फिर उसके बाद जब आएंगे यहाँ पे की पॉइंट में आ जाएंगे टू साउंड ऑफ सेम क्वालिटी एंड लाउडनेस में डिफर इन क्वालिटी ऑफ वेव फॉर्म। दो साउंड हैं, अगर सेम क्वालिटी है और लाउडनेस जो होगा वो डिफर कर जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, वेव फॉर्म पे डिपेंड करेगा। द क्वालिटी is the characteristics of sound which distinguish between two different sound having same loudness and pitch। ठीक है, फिर उसके आगे जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑडियो वेवलेंथ वेव फॉर्म, यहाँ पे वेव फॉर्म सैम्पल ऑफ 16 बाइट्स, यहाँ पे 8 बाइट्स। ठीक है, ये आपके 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 टॉपिक से बाहर, इसको आपको समझने की कोशिश मत कीजिए। फिर यहाँ पे आप आते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। देखिए साउंड जो होता है बेटा ट्रेवल करता है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में। ठीक, तो जो यहाँ पे देखिए साउंड इन आयरन, आयरन में क्या कर रहा है, 5000 मीटर पर सेकंड कर रहा है। वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड। गैस में और किस में 330। ठीक, तो सबसे ज़्यादा किस में है भाई, सॉलिड में सबसे तेज़ क्या होती है, साउंड जो होती है वो ट्रेवल करती है, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके आगे की पॉइंट में आएंगे, स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो साउंड की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज बाई 0.61 मीटर। देखिए स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज बाई 0.61 मीटर पर सेकेंड विथ एन इंक्रीज इन 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया 36 डिग्री सेल्सियस, तो इंक्रीज हो जाएगा कितना, 0.61 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा स्पीड ज़्यादा। ठीक, स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर इन ह्यूमिड एयर देन ड्राई एयर। ठीक, तो ह्यूमिड एयर में स्पीड क्या होती है, साउंड की ज़्यादा होती है, और ड्राई एयर की कंपेरिजन में अब उसके बाद आपका
जो है बहुत बहुत क्या हो बोलेंगे, ए लॉट ऑफ थैंक्स। आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। समझ में आया है तो भी कमेंट करो, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करो, दूसरा वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में। आपके कमेंट के बाद ही वीडियो बनेगा। जो आप टॉपिक चाहते हैं उसका कमेंट कर दीजिएगा।